बड़ी खबर आ रही है गाजा पर रात में इजराइल की एयर स्ट्राइक। पश्चिमी गाजा में इजराइल ने बरसाए हैं बम। गाजा में अस्पताल के पास गिरा है बम। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल के बिल्कुल पास बम गिरा है पश्चिमी गाजा का इलाका और वहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। बिल्कुल अस्पताल के पास बम गिरा है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जान लीजिए। रात में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। ये उसी की तस्वीर है। ये स्ट्राइक कितनी भयावह थी, यह हमला कितना खतरनाक था, कैसे अफरा तफरी मच गई, कैसे आग लगी है और ये आग कितनी विभत्स, कितनी खतरनाक। ये देखिए डराने वाली आवाजों के साथ ये धमाका हुआ और उसके बाद इजराइल में जो मंजर दिखा वो कितना खतरनाक था, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। वेस्ट गाजा का इलाका और वहां पर कैसे धमाके के बाद अफरा तफरी मची, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे वहां पर लोग रात को दहशत में रहते हैं, कभी भी सायरन बज जाते हैं, कभी भी अलर्ट मोड के लिए तैयार रहते हैं वहां के लोग। वेस्ट गाजा में ये बड़ा हमला हुआ है, बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से और उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पहले देखिए कि कैसे दहशत में लोग हैं, सुनिए वहां के अफरा तफरी की आवाज। स्ट्राइक की खबर हमने आपको दी। अब जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक आंकड़ा गिना देते हैं। गाजा में अब तक 3,488 लोगों की मौत हो गई है इस जंग में। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 3,488 लोगों की मौत अब तक इस जंग में गाजा में हुई है। गाजा में 12,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक में 65 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में 21 की मौत हुई है और 8 घायल है। ये वो आंकड़ा है जो युद्ध के बढ़ते दिनों के साथ और बढ़ता गया है। आज 13वें दिन का युद्ध है। 7 तारीख को हमला किया था हमास ने इजराइल पर और उसी के बाद से जवाबी कार्रवाई चल रही है और उस जवाबी कार्रवाई में कितने लोगों की मौत हुई है ये आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। गाजा में अब तक 3,488 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,500 से ज्यादा लोग, 12,500 लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक में 65 लोगों की मौत हुई है और लेबनान में 21 मौत है, 8 लोग घायल हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अपडेट आ रही है इस युद्ध के मैदान से, वो भी जान लीजिए। इजराइल में 1,402 लोगों की मौत हुई है। हमास के हमले में 4,475 लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि क्षति दोनों ओर से होती है, दोनों देशों में हुई है। तो हमने आपको गाजा का आंकड़ा बताया, अब हम आपको इजराइल का आंकड़ा भी बता रहे हैं कि इजराइल हमास जंग में ये जो क्षति हुई है इजराइल की भी हुई है। आंकड़ा है 1,402। इजराइल में 1,402 लोगों की मौत हुई है और हमास के हमले में 4,475 लोग घायल हुए हैं। ये दोनों ओर से वो आंकड़े हैं जो जंग में लोगों के मौत के आए हैं और घायलों के आए हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं आपको। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत की है। बातचीत के बाद क्या निकलकर सामने आया? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा है कि गाजा पट्टी में तुरंत ही सहायता देने पर बात की जाए। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो बाइडेन अभी इजराइल के दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर मिस्र के, जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने बातचीत की राष्ट्रपति अब्दुल फतेह से। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में तुरंत सहायता दी जाए क्योंकि गाजा पट्टी वो इलाका है जहां पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और वहां पर सहायता देने की बात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। इस बीच अपडेट देते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, वो आपको बता देते हैं कि एक बड़ा दावा भी सामने आया है। गाजा पट्टी पर अब इजरायली नियंत्रण में है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का ये दावा है। युद्ध के बीच मिस्र के राष्ट्रपति का ये दावा, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट ये कि दावा किया है मिस्र के राष्ट्रपति ने और उन्होंने अपने दावे में ये कहा है
कि जो गाजा पट्टी का इलाका है अब इजरायली नियंत्रण में है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स जो हमने आपको दी वॉर जोन से जुड़ी हुई। वॉर जोन से रिपोर्टिंग आसान नहीं है, कब कहां से रॉकेट आ जाए, कोई मिसफायर हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। वैसे आज जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति मिले, जब कल वहां पर पहुंचे थे, दोनों में बातचीत हुई, तो उसमें गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले का मुद्दा भी शामिल था। ऐसा अटैक जिसमें 500 लोगों की जान चली गई। हमास हो या फिर फिलिस्तीन, सभी ने इजरायली डिफेंस फोर्स को के लिए इसका जिम्मेदार बता दिया कि इजरायली डिफेंस फोर्स इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इजरायल ने भी अपनी सफाई में वीडियो और ऑडियो सबूत पेश किए हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन सैकड़ों मौत के लिए जिम्मेदारी किसकी है, इसकी पड़ताल जरूरी थी और वो हमने की। देखिए रिपोर्ट। गाजा शहर का एक अस्पताल शमशान बन गया। एक दो नहीं, करीब 500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इनमें आतंकी कौन था और नागरिक कितने, बता पाना मुश्किल है। अस्पताल में मातम है, दर्द है, पीड़ितों की सिसकियां हैं और कभी ना भरने वाले जख्म। गाजा के बाशिंदों को इस तरह के रॉकेट अटैक झेलने की आदत है, लेकिन मंगलवार शाम जो कुछ हुआ वो रूह कपाने वाला था। अचानक एक रॉकेट निकला और सीधा अस्पताल के परिसर में गिरा। बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अस्पताल लाशों से भर गया। अब सवाल उठे, अस्पताल पर हमला किसने किया? क्या इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया? क्या हमास के आतंकी अस्पताल में छिपे थे, इस वजह से हमला हुआ? या फिर अस्पताल पर रॉकेट अटैक किसी मिसफायर का नतीजा है? इन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले फैक्ट जान लीजिए कि अल अहली अस्पताल पर हमला कैसे हुआ। इजरायली फोर्स के मुताबिक मंगलवार शाम 6:15 बजे इजराइल की तरफ हमास ने रॉकेट्स दागे। शाम 6:59 पर 10 रॉकेट इस्लामिक जिहाद ने एक कब्रिस्तान के पास से लॉन्च किए। इसी दौरान गाजा शहर के एक अस्पताल में धमाका सुनाई दिया। इसके बाद तो अस्पताल में हुए धमाके की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। देखिए, जोरदार धमाका होता है, फिर चारों तरफ बर्बादी। लेकिन जब पता चला कि अटैक में 500 लोग मारे गए, तब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पहला रिएक्शन हमास की तरफ से आया। हमास ने इल्जाम लगाया कि रॉकेट अटैक के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्स का हाथ है। फिलिस्तीन ने भी हमास के आरोपों का समर्थन करते हुए इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद तो ईरान समेत कई मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लगा दिए। अस्पताल पर हमला बहुत बड़ी त्रासदी और अपराध है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें लागू नहीं करना चाहता है। यह आक्रामकता रुकनी चाहिए। इजराइल ने सारे आरोपों को सुना और फिर अपना पहला रिएक्शन दिया। डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता सामने आए, कहा कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, जांच कर रहे हैं। चूंकि काफी हवाई हमले हो रहे हैं और इस दौरान कई रॉकेट्स मिसफायर भी हो जाते हैं, जो हमास की तरफ से दागे जाते हैं और फिर हमास की तरफ से झूठी रिपोर्ट दी जाती है। हम सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं और फिर जवाब पब्लिक के सामने रखेंगे। अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक को लेकर इजराइल का यह पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से मुस्लिम देशों के लीडर्स के बयानात आए, उससे ऐसा लगा कि अटैक के पीछे इजराइल का ही हाथ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आज बमबारी से पहले इजराइल ने हमसे कहा, हमने कल आपको 2 बमों से चेतावनी दी थी, फिर भी आपने अभी तक अस्पताल खाली क्यों नहीं किया है? इस बीच इजराइल ने अपनी तफ्तीश शुरू की और फिर पब्लिक के सामने ये बात कही कि हमले के पीछे हमास नहीं, बल्कि हमास जैसे ही एक और संगठन इस्लामिक जिहाद का हाथ है।
सोशल मीडिया पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह लिखा। उन्हीं की बात इजराइल डिफेंस फोर्स ने दोहराई। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि ये इजराइल पर एक नाकाम हमला था जो अस्पताल की तरफ गिरा। इसके लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। इस दौरान अमेरिका समेत कई मुल्कों ने हमले पर चिंता जताई। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इजराइल को युद्ध नियमों का पालन करना होगा। सोर्सेस के मुताबिक इसी दौरान इजराइल ने वीडियो ऑडियो सबूत इकट्ठा किए। एक रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया जिसमें रॉकेट गाजा से निकलकर पास ही अस्पताल पर गिर जाता है, और फिर दूसरे सबूत के तौर पर हमास के आतंकवादियों की बातचीत भी रिलीज की जिसमें दावा किया गया कि ये दोनों फेल हुए रॉकेट अटैक की बात कर रहे थे। ये पहली बार है कि हमने किसी मिसाइल को इस तरह गिरते हुए देखा है और इसलिए लगता है कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है। क्या वो कह रहे हैं कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी शेयर किया जिसमें वो गाजा की तरफ से छोड़े गए रॉकेट के वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें एक रॉकेट नाकाम होने की बात कही गई। लेकिन कई लोग अब भी सवाल पूछते हैं। उनका कहना है कि जो बम फटा उससे ऐसा लगा कि वो 300 से 600 पाउंड वाली रेंज का था। इस तरह के एम्यूनिशन MK82, MK83, GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GBU-12 पेवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, AGM-65 मैवरिक मिसाइल में इस्तेमाल होता है, जिन्हें अमेरिका, इजराइल और उसके साथी मुल्क यूज करते हैं। इजराइल के पास JDM रॉकेट है, जबकि हमास के पास अल-कासिम, और इसकी रेंज भी 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर और 160 किलोमीटर तक भी है, और इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। इसीलिए रॉकेट किसका था, किसने फायर किया, अभी भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मगर इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हॉस्पिटल अटैक को लेकर इजराइल को क्लीन चिट जरूर दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. सवाल है, आगे क्या होगा? क्या इसी तरह हमले होते रहेंगे? जिनके अपने हमले की चपेट में आए, उनकी जिंदगी के बारे में आखिर कौन सोचेगा? जब प्रेसिडेंट बाइडेन इजरायल दौरे पर थे तो रिपोर्टर्स का मूवमेंट भी रोक दिया गया। जो जहां था वहीं रहा, लेकिन अब वॉर जोन से रिपोर्ट जारी है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी हमारी टीम पहुंची है। अभिषेक उपाध्याय 2 दिन से वेस्ट बैंक में, आज उन्होंने गाजा क्राइसिस पर कई लोगों से बातचीत की है, वो रिपोर्ट आपको दिखा देंगे। फिलिस्तीन की राजधानी कहे जाने वाले रमल्ला में इस समय गाजा से आए हुए काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जिन गाज़ा पर जो हमले हो रहे हैं, जिनमें उनका परिवार नहीं रहा, और वे लोग भी शामिल हैं जो गाज़ा में जिस अस्पताल पे हमला हुआ है उस अस्पताल में भी उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव काम करते थे जो मारे गए। पहले ये हम देखें, ये एच क्लिनिक हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, ये रामल्ला का बड़ा अस्पताल है और इसको दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने के लिए गाज़ा से काफ़ी लोग आए थे 7 अक्टूबर के पहले, जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है, और वो किस तरह से यहाँ पर उसके बाद फंस गए हैं। और उनके परिवार के लोग, उनका कहना है कि जो लगातार अटैक हो रहे हैं गाज़ा में, परिवार के लोग उनके मारे गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं। देखिए, मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पर इनको रखा गया है। ये उस जगह की तस्वीर है। ये सारे वो बच्चे, वो लोग हैं जो गाज़ा से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं। और एक इसमें सबसे जो अहम बात देखने वाली है ये मासूम बच्चे, ये गाज़ा के रहने वाले बच्चे हैं और इस समय यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। और देखिए, कुछ यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि गाज़ा में इस समय रक्तपात की पेंटिंग हो रही है इन मासूम। गाजा पट्टी हमास का गढ़ है। इजरायली सेना इसी पर हमले कर रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में इजरायल की लेडी ब्रिगेड भी उतर चुकी है, जिसका नाम है K9 डॉग यूनिट। लेडी आर्मी ने हमास के सफाई की कैसी कसम खाई है और महिला सेना के हर सिपाही में कितनी ताकत है, वो कितनी ताकतवर है, ये जान लीजिए इस रिपोर्ट। वो मोर्चा संभाल रही हैं, समंदर की लहरों पर आतंकियों को सबक सिखा रही हैं,
सर्च ऑपरेशन, रणनीति या फिर युद्ध का मैदान, इजराइल के विमेंस ब्रिगेड हमास के आतंकियों के छक्के छुड़ा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद दूसरे सैनिकों के साथ इजराइल की महिला ब्रिगेड भी मोर्चे पर है। ये ब्रिगेड जल, थल और नभ से हमले कर आतंकियों को सबक सिखाती है। इस लड़ाई में इजराइल की कई महिला सैनिक शहीद भी हुई हैं। इनमें से 2 भारतीय मूल की हैं। ओ मोजेस इजरायली फौज में ऑफिसर के पद पर थे और बीते रविवार को जिक्रिम के पास लड़ते हुए शहीद हो गए। जबकि किम जो करकर इजरायली बॉर्डर फोर्स पुलिस में तैनात थी, वो भी हमास के साथ युद्ध में शहीद हो गए। ये दोनों ही तस्वीरें बताने को काफी हैं कि इजरायली सेना में महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी है। दरअसल इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में सर्विस देना जरूरी है। कॉम्बैट फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 18% तक है। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट, टैंक, वायुसेना, आर्मी हो या फिर नौसेना, हर जगह महिलाओं की तैनाती होती है। हर जगह महिलाओं की तैनाती होती है, जो जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। हमास के साथ जंग में महिलाओं के अलावा ट्रेन डॉग यूनिट, जिसे K9 कहा जाता है, वो भी आतंकियों का काल साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले के दौरान K9 यूनिट के डॉग्स ने 200 लोगों को आतंकियों से बचाया। इस यूनिट के डॉग्स ने हमास के 10 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि काफर अज़ा में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। इस दौरान वहां मौजूद K9 यूनिट के डॉग नारो को उनकी भनक लग गई। उसने तुरंत सैनिकों को अलर्ट किया, जिसके बाद सैनिकों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में नारो भी शहीद हो गया। हमले के दिन वाली इस तस्वीर को देखिए। एक आतंकी बंदूक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन सामने खड़ा डॉग पीछे नहीं हटता, बल्कि वो आतंकी का सामना करता है। इस दौरान आतंकी उसे गोली चलाकर मार देता है। K9 यूनिट में भर्ती डॉग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनकी तैनाती ज्यादातर गैस स्टेशन और बस स्टॉप पर की गई है। इजराइल इन डॉग्स को विशेष रूप से युद्ध जैसे हालातों के लिए ट्रेनिंग देता है, ताकि वो विस्फोटक से लैस आतंकियों की पहचान कर सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सैनिकों की मदद कर सके। तो ये आपने जानी K9 यूनिट की डिटेल, लेकिन इस बीच में मिडल ईस्ट जंग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को दी है धमकी, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह की धमकी है ये। हिजबुल्लाह प्रवक्ता जफर अल हुसैनी ने यह धमकी दी है, अल अक्सा फ्लड की लड़ाई में देंगे साथ। हमास ने हमले को दिया है अल अक्सा फ्लड का नाम, और उसी पर अब कहा है हिजबुल्लाह के प्रवक्ता जफर अल हुसैनी ने कि साथ देंगे हम हमास का। यूएस बेस पर बम मिसाइल से हमले की धमकी दी है। प्रवक्ता है ये, और उन्होंने धमकी दी है, कहा है कि वो हमास के साथ खड़े हैं और अमेरिका को इस बात की धमकी दी है। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे की चर्चा है। जो बाइडेन तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, हमास के खिलाफ मिलकर लड़ाई का ऐलान किया और यह भी दोहराया कि इजराइल के साथ इस जंग में आखिर तक खड़े रहेंगे, हर कदम पर साथ देंगे। अमेरिका की लाइन क्लियर है, इसलिए इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त भी गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है और यह जंग फिलहाल तो थमती हुई नजर नहीं आ रही। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर प्लेन आया, बाइडेन उतरे, नेतन्याहू को गले लगाया, हमास के हमले पर सांत्वना दी, इजरायली राष्ट्रपति से मिले और फिर ऑल वेदर लिमिटलेस दोस्ती का नए सिरे से आगाज कर दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर हमास ने हमला किया था। 1400 इजरायली मारे गए, इनमें 31 अमेरिकी भी शामिल हैं। बाइडेन जब बैठे तो नेतन्याहू के साथ इन सारी बातों पर गंभीरता से चर्चा की। साफ साफ कह दिया कि अब अमेरिका और इजराइल मिलकर हमास के विनाश के लिए कदम उठाएंगे। जब तक हमास का अंत नहीं होता, संग्राम जारी रहेगा। अमेरिका मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। हमास को आईसिस से भी दुर्दांत संगठन बता दिया। And I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice,
and the support of that peace today, tomorrow, and always. We promise you. बाइडेन के इजराइल दौरे से कई बातें क्लियर हो गई हैं। इजराइल के साथ अमेरिका इस युद्ध में तन, मन और धन के साथ है। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका पूरी ताकत से लड़ेगा। इजराइल और हमास की जंग में अगर कोई स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर घुसा तो फिर उसे अमेरिका ही रोकेगा। मैसेज ईरान और हिजबुल्लाह के लिए क्लियर था। बाइडेन ने यह भी साफ किया कि इजराइल से दोस्ती का कोई मोल नहीं है। अमेरिका ने हमास के 10 टॉप लीडर्स को बैन कर दिया। बाइडेन के दौरे पर फैसला तो यह भी हुआ कि हमास को जो फंड मिलता है अरब कंट्रीज से, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब बारी नेतन्याहू की थी। उन्होंने भी बिना देर किए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। कहा कि जिस तरह इतनी जल्दी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, वो कोई सच्चा दोस्ती कर सकता है। I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. A level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve. इजराइल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मदद करे। इजराइल ने अमेरिका से $10 अरब की मिलिट्री सहायता मांगी है। चीन, मिस्र के अलावा कई मुस्लिम देशों का कहना है कि अब इजराइल सेल्फ डिफेंस के आगे जाकर गाजा पर कार्रवाई कर रहा है, उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन इजराइल अमेरिका से चाहता है कि वो गाजा पर कार्रवाई के बाद उसका साथ दे और दूसरे पश्चिमी देशों को भी उसका साथ देने के लिए मनाए। इधर इजराइल की तरफ से एक और बयान आया। हमास को धमकी दी गई। कहा कि हमास का नामो निशान गाजा से मिटा देंगे और गाजा का क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा। बहरहाल गाजा में आगे क्या होगा ये तो क्लियर नहीं, लेकिन बाइडेन ने इतना जरूर कह दिया कि हमास के खिलाफ जंग आगे खींचेगी, लंबी चलेगी। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में दिन ब दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमले की चपेट में वो जगह भी अब आने लगी है जिनकी युद्ध जैसे हालात में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि अस्पताल। गाजा में जारी संघर्ष में अब अस्पताल भी निशाने पर आ चुके हैं। सवाल इजराइल और हमास दोनों पर उठ रहे हैं। कभी रॉकेट और मिसाइल के धमाके तो कभी आसमान से एयर स्ट्राइक। इजराइल के इलाके हो या पूरा गाजा पट्टी, 12 दिनों से जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ धमाकों की आवाज गूंज रही है। दिन हो या रात, गाजा पट्टी से हमास कभी भी रॉकेट हमले कर रहा है और हमास को कुचलने के लिए इजराइल का एक्शन भी जारी है। लेकिन मंगलवार की रात गाजा में एक धमाके से सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उबल पड़ी, क्योंकि यह धमाका गाजा की सीमा के अंदर एक अस्पताल में हुआ। ब्लास्ट गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल में हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग की आग में अस्पताल में हुए इस धमाके ने घी का काम कर दिया है। फिलिस्तीन और उसके साथ खड़े तमाम देशों ने अस्पताल में धमाके के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ खड़े देशों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और यूरोप के कई देशों में भी इजराइल के विरोध में उग्र प्रदर्शन होने लगे। फिलिस्तीन का आरोप है कि अस्पताल पर इजराइल की मिसाइल गिरी, जिसने सैकड़ों मासूमों और बेकसूरों की जान ले ली। लेकिन इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों पर मिसगाइडेड मिसाइल चलाकर अपने ही अस्पताल में निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया है और धमाके के ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर सामने रखे हैं। लेकिन अरब देश इजराइल की किसी भी सफाई को मानने को तैयार नहीं। 57 सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजराइल को माना है। ये न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का भी उल्लंघन है।
अब तक फिलिस्तीन को नैतिक समर्थन दे रहे मुस्लिम देश अस्पताल पर हमले के बाद उसके साथ और ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए हैं, जिसका अंदाजा 24 घंटे में ही तेजी से बदलते घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। अल अलही अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल को लेकर ईरान और आक्रामक हो गया है और मुस्लिम देशों से इजरायल से राजनयिक संबंध तोड़ने और इजरायली राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालने के साथ ही ओआईसी से इजरायल पर प्रतिबंध लगाने और तेल सप्लाई तुरंत बंद करने की मांग उठा दी। इजरायल ने भले ही अपनी भूमिका न होने के सबूत पेश कर दिए और अमेरिका से इजरायल को इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई हो, लेकिन गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की घटना ने कई देशों से फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को बढ़ा दिया है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजरायल ने दुनिया के सामने अपने नागरिकों के बर्बरता की तस्वीर पेश की थी, लेकिन अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद अब फिलिस्तीन वैश्विक समर्थन हासिल करने में बढ़त बनाता दिख रहा है। करीब 60 मुल्क ऐसे हैं जो गाजा में इजरायल के ऑपरेशन के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि इजरायल गाजा के लोगों पर बमबारी बंद करे, सीजफायर करे और खाने पीने की सप्लाई लाइन दुरुस्त करे। इनमें जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ईरान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन जब बात गाजा के लोगों को शरण देने की आती है तो ये मुल्क अपने दरवाजे खोलते नहीं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड आखिर क्यों है? बारह दिनों से लगातार हमले और बमबारी, हर ओर बारूद की गंध और लाशों के ढेर। इजरायल के हवाई हमलों से गाजा गर्त में तब्दील होता जा रहा है और जंग में फंसी मजलूम आवाम महफूज ठिकाने की तलाश में दर दर भटक रही है। हमले से पहले इजरायल की चेतावनी के बाद गाजा की जनता जान बचाने के लिए सरहद पर जा पहुंची है, लेकिन अभी तक किसी भी अरब देश ने गाजा के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। मिस्र ने गाजा के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है ताकि किसी भी तरह शरणार्थियों की मिस्र में एंट्री ना हो पाए। मिस्र को शरणार्थियों से डेमोग्राफी बदलने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर संकट का डर तो सता ही रहा है। इसके अलावा शरणार्थियों से अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क गाजा पर इजरायल के हमलों की मुखालफत कर रहे हैं। फिलिस्तीन की आवाम के लिए अरब जगत के कई देश फिक्रमंद हैं, लेकिन जंग के मारे गाजा के इन मजलूमों को अपनी जमीन पर शरण देने से हर देश कतरा रहा है। मिस्र का कहना है कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर डटे रहना चाहिए। तुर्की ने भी शरणार्थियों के सवाल पर मिस्र का सपोर्ट किया, जबकि जॉर्डन तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि फिलिस्तीन के शरणार्थियों को जॉर्डन में पनाह नहीं दी जाएगी। जंग में फंसे फिलिस्तीनियों के लिए इस वक्त यूरोप से भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों ने सीरिया इराक में छिड़ी जंग के दौरान भारी तादाद में शरणार्थियों को जगह दी थी और अब इन देशों में शरणार्थी संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा उम्मीदें तो मुस्लिम मुल्कों से थी, लेकिन फिलहाल इन देशों से फिलिस्तीन की जनता को सिर्फ नैतिक समर्थन और दुआओं के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इजरायल हमास के जंग से जुड़ी हुई। कल इजरायल जाएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तेल अवीव में ये दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है। बड़ी अपडेट जानिए कि पहले जो बाइडेन आए और अब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आने वाले हैं तेल अवीव। पीएम नेतन्याहू जो इजरायल के पीएम हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तेल अवीव में इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ये मुलाकात भी काफी अहम है। पहले यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं और अब खबर आ रही है कि ऋषि सुनक जाने वाले हैं तेल अवीव, वहां पर मुलाकात होगी, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। और ब्रिटेन ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो इजरायल के साथ है। अमेरिका ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो जो बाइडेन अब आके जा चुके हैं। अब अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कल इजरायल जाने वाले हैं जो ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक, और वहां तेल अवीव में नेतन्याहू और ऋषि सुनक की मुलाकात होगी। एक तरफ अमेरिका इजरायल तो दूसरी तरफ दो महाशक्तियों की मीटिंग। आप समझ ही गए होंगे, बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मुलाकात की। पुतिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट में शामिल हुए, दुनिया को दिखाया कि आने वाले वक्त में रूस और चीन की अहमियत क्या होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस मीटिंग के क्या मायने? क्या अमेरिका को काउंटर करने के लिए कोई नई रणनीति तैयार होगी?
बीजिंग दरबार का जब दरवाजा खुला तो सामने पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए। मौका था चीन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट BRI के 10 साल पूरा होने का, लेकिन इस इवेंट को दोनों नेताओं ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। बात इजराइल हमास जंग को लेकर भी हुई और रूस की लाइन यहाँ बिल्कुल क्लियर थी, फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन के अंदर भी संघर्ष जारी है, वेस्ट बैंक और गाजा, लेकिन मैं उन्हें दुश्मन नहीं कह सकता। और महमूद अब्बास कहते हैं कि वो इन्हें दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। रूस ने हमेशा से स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया है, फिर चाहे वहाँ टकराव का दायरा कितना भी बढ़ जाए। फिलिस्तीन के साथ मुद्दा तो रूस यूक्रेन वॉर का भी था। चीन ने जंग में रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया, उल्टा यहाँ तो रूस ने चीन की, तो चीन की तरफ से रूस की जमकर बढ़ाई हुई। इस दौरान यूक्रेन वॉर को लेकर 2 बड़े ऐलान हुए। रूस ने कहा कि अब उसके फाइटर जेट्स ब्लैक सी के ऊपर पेट्रोलिंग करेंगे, जबकि दूसरा मैसेज यूक्रेन वॉर में हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका के लिए था। जंग तो जंग होती है। यूक्रेन को दी गई अमेरिका की मिसाइल एक खतरा है, लेकिन इससे हालात में बदलाव नहीं होगा। मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि अमेरिका एक बार फिर गलती कर रहा है, क्योंकि वो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि रूस ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि अब वो यूक्रेन के मैदान में किसी की नहीं सुनने वाला, फैसला बोलेगा और उसे सपोर्ट करने के लिए चीन भी पीछे नहीं रहेगा। बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टीम इंडिया की टक्कर बांग्लादेश से होगी। इस मुकाबले पर दोपहर 1 बजे से एबीपी न्यूज की सुपर स्पेशल कवरेज विश्व विजेता देखना मत भूलिएगा। उससे पहले मैच पर यह रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, अफगानिस्तान को दी बड़ी हार, उसके बाद पाकिस्तान को धूल चटाई और आज रोहित की राउडी टीम के रडार पर है बांग्लादेश। दोपहर 2 बजे पुणे में भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व कप 2023 का 17वां मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश को रोहित शर्मा का फॉर्म डरा रहा है, क्योंकि हिटमैन ने वर्ल्ड कप में जो 7 शतक मारे हैं उनमें से 2 तो बांग्लादेश के खिलाफ। किंग कोहली भी कम नहीं है। विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ 15 पारियों में से 4 में सेंचुरी ठोकी है, यानी ये 2 ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नागिन डांस बुला देने के लिए काफी है। एक दिवसीय क्रिकेट में हेड टू हेड मुकाबले की बात करें, अब तक 40 बार टीम इंडिया की टक्कर बांग्लादेश से हुई है, जिनमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। 31 मैच में भारत जीता है, 8 में उलटफेर हुआ है। ओडीआई विश्व कप में दोनों टीम 4 बार टकराई है, जिनमें से 3 बार भारत ने जीत दर्ज की है। इससे पहले 1996 में, यानी कि 27 साल पहले विश्व कप का मैच पुणे में हुआ था। उस मैच में मुकाबला हुआ था केन्या और वेस्ट इंडीज का। ये दोनों ही टीमें इस विश्व कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस मैच को विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है, जब केन्या ने वेस्ट इंडीज को हराया। वैसे इस विश्व कप में भी उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है, पहले अफगानिस्तान और फिर नेदरलैंड्स, और अब भारत को बांग्लादेश से जरूर बच के रहना होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी मुकाबले होते हैं वो अक्सर आखिरी गेंद तक जाते हैं। रोहित शर्मा का फोकस भारत के विजय रथ को रफ्तार देने पर है, इसलिए पिछली प्लेइंग 11 को दोहराया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम में ऊपर के कुछ बल्लेबाज बाएं हाथ के, जिसकी वजह से अश्विन को भी टीम में मौका मिल सकता है। बात बांग्लादेश की करें तो कप्तान शाकिब खुद ही पूरी तरह से फिट नहीं है। उनके खेलने पर सस्पेंस है, लेकिन रिजल्ट पर कोई सस्पेंस नहीं है। सबको पता है आज 2007 की हार का इंतकाम लेने का दिन है।